और यदि बहुत बड़ा मैटर है तो कौन देखेगा? मतलब राजा केवल बड़े अपराध सुनेगा। कैसे अपराध सुनेगा? कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, राजद्रोह। कैसा राजद्रोह समझते हो? राजा के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया तो वो मैटर कौन देखेगा? या फांसी देनी है तो कौन देखेगा? आप मान लो आर्टिकल 72 पॉलिटी पड़ी है तो राष्ट्रपति के लिए बड़े अपराध देखता है। ये थोड़ी 6 महीने के जेल हुई चोरी के आरोप में राष्ट्रपति के पास में दया याचिका लगा दी कि साहब 6 महीने वाले तो फ्री करो ना एक बार। कर थोड़ी सकता है। मृत्युदंड के ज्यादातर जो मामले होते हैं किसके पास जाते? अच्छा, आज कोई जज जब जजमेंट सुनाता है तो वो कहता है आईपीसी की धारा फलाने 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 के तहत आपका अपराध था और आपको इतनी सजा दी जाती। यही है सिविल और क्रिमिनल, है ना? सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर क्या फर्क होता है? दो पति पत्नी अपने घर में झगड़ते हैं, क्या उनका झगड़ा रुकने के लिए पुलिस आएगी? पति ने पत्नी को मार दिया, अब बस ये फर्क है। आई बात समझ में, है ना? दीवानी मामलों में जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे पुलिस आपके घर में आएगी नहीं। फौजदारी मामले में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, पुलिस आएगी। किसी का मर्डर हो गया तो ये थोड़ी है कि मुकदमा दर्ज होगा तो ही पुलिस आएगी ना, वैसे ही भी आएगी पुलिस। ये पुलिस का कर्तव्य है, क्योंकि मारने के अधिकार दो ही लोगों के पास में, या तो हमारे राम और या हमारे राज। कौन कौन मारे? या तो हमारे राम और या हमारे राज। राज मतलब सरकार, या तो सरकार किसी को मारे या राम जी किसी को मारे। तीसरे ने किसी ने मारा तो अब राम जी तो ऊपर जाने के बाद दंड देंगे, राज पहले आएगा। राज मतलब सरकार, सरकार की पुलिस आएगी। भाई साहब तू कौन होता है ये करने वाला? आई बात समझ में? मैं और मेरा भाई जमीन के हिस्से को लेके झगड़ते हैं। मैं कह रहा हूं ये जमीन मेरी है, मेरा भाई कह रहा है ये जमीन मेरी है। पुलिस घर पे आएगी पर हमने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए, है ना? तो बाद में हम राज्य के कानूनों को तोड़ रहे हैं तो ऐसे मामलों के अंदर पुलिस इन्वॉल्व होगी। आया बात समझ में? मोटा मोटा सही है। बाकी जैसे तूने अभी कहा कि दीवानी मामले सबके लिए बराबर है, फौजदारी मामले कुछ ऐसा बोला तू, ये भारत में है, ऐसा अपन ने बना रखा है। जब अपना देश नया नया आजाद हुआ, भाई कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन जब नया नया देश आजाद हुआ तो कहा गया कि दीवानी मामले परंपराओं के साथ जुड़े हुए। किसके साथ जुड़े हुए? और यदि परंपराओं में छेड़छाड़ की गई तो लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए एक बार परंपराओं के साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, जैसे चल रहे वैसे चलने दो और फौजदारी मामलों के अंदर बराबर कर दो। पर साथ में संविधान में कहा गया, आर्टिकल यूसीसी कौन सा है? 44, और उसके अंदर लिख दिया गया कि राज्य बराबर करे। बस राज्य से बराबर हो नहीं रहे, धीरे धीरे राज्य आ रहा है उधर, इतने सालों में इतना एक साथ आ नहीं पाया। बाकी ये प्रॉब्लम मुख्यतः ये थी। अच्छा, अब वो परंपरा के साथ तो कौन जुड़े हुए हैं? तो हमारे जो चीजें थी वो धार्मिक रूप से थी, तो हम धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। तो हिंदुओं की परंपराएं अलग, मुसलमानों की परंपराएं अलग। पर हिंदुओं की परंपराएं अंग्रेजों के राज में थोड़ी 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 छूटने लग गई थी। सती प्रथा बंद हो गई थी। परंपरा तो ये भी कहती है ना भाई, सती प्रथा थी कोई टाइम में। यदि आजादी तक सती प्रथा होती मान लो, और संविधान ये कह देता कि नहीं सब दीवानी मामलों में कर सकते हो सती, तो दिक्कत हो जाती ना लड़कियों। लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या रिएक्शन देना है। अच्छा, हो सकती थी क्या? देखते सर होती तुम किधर है ना? पर अपने तो सती प्रथा कब समाप्त होगी? 1829 में, है ना? तब तब भी समाप्त हो गई थी। अपने कन्यावध पे भी कहीं ना कहीं नियम बन गए थे, अंग्रेजों के टाइम में नियम बन गए थे। समाधि प्रथा पे नियम बन गए थे। भाई समाधि प्रथा भी तो थी हिंदू समाज के अंदर, अभी होती तो बाद में तो कोई बाबा जी बाद में भी कहते थे कि लो समाधि लूंगा। लेकिन अंग्रेज पहले धीरे 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 खूब सारे कानून बना गए थे। थोड़ी बहुत चीजें बची हुई थी, जैसे आदमी एक से अधिक शादी कर सकता था, राजाओं के बहु विवाह हुआ करते थे, पर फिर भी कम होने लग गए थे, धीरे धीरे कम होने लग गए थे। अब थोड़ी सी बची हुई थी, संविधान में लिख दिया गया सब बहु विवाह बंद, नहीं कर सकते, खत्म हो गई चीजें। बाल विवाह बंद, तो समाप्त हो गई चीजें। मुसलमानों वाली चीजें अंग्रेजों के टाइम में बंद नहीं हुई थी, अंग्रेजों के टाइम में भी चल रही थी वो चीजें। तो बाद में भारत सरकार को लगा कि यदि हमने अचानक बंद की तो दिक्कत हो सकती है। तो बंद तो करेंगे, पर कब करेंगे? जब सोसाइटी धीरे धीरे से पढ़ने लिखने लग जाएगी। जब सोसाइटी पढ़ लेगी तो बाद में इन चीजों का विरोध नहीं करेगी। अभी एजुकेशन नहीं है इसलिए विरोध हो सकता है, इसलिए एक बार उनको छोड़ दिए गए। फिर बीच में एक बार कांग्रेस सरकार ने छेड़ने की कोशिश की, साहबानो केस। साहबानो केस आया जिसमें हक हक मूवी आई थी यामी गौतम वाली, तो साहबानो केस आया। लगा सरकार को लगा अब थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो गई, अब हम इसको कर सकते हैं बंद। और साहबानो खुद गए थे, साहबानो कोर्ट में गए थे कि साहब मेरे को दिलवाओ, पर लेकिन विरोध कर दिया सरकार ने, कहा ना 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 अभी पढ़ाई नहीं हुई, रुक जाओ। फिर अभी वापस 2017-18 के आसपास मोदी जी लाए और वापस इन्होंने लाके कहा इस बार ज्यादा कोई विरोध वगैरह हुआ नहीं, कानून बन गया। तो धीरे 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 तो दीवानी और फौजदारी समझे मैटर आप।
कि कैसे व्यक्ति बनाम व्यक्ति और व्यक्ति बनाम राज्य, समझ गए मामला? राज्य क्यों इन्वॉल्व हो जाता है कि वो कोई ना कोई ऐसा अपराध हो रहा है जो सरकार के जो कानून है उनको तोड़ रहा है, तो बाद में उसके अंदर राज्य इन्वॉल्व हो जाता है। पर पहले जो अपने इस टाइम में जो कानून हुआ करते, जिस टाइम का हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल का, उस समय व्यक्ति बनाम राज्य नहीं थे। उस समय सारी की सारी बातें मानी जाती, व्यक्ति बनाम व्यक्ति। क्या मानी जाती? व्यक्ति बनाम व्यक्ति मानी जाती, व्यक्ति बनाम राज्य नहीं थे। क्या कभी आप कोर्ट की सुनवाई सुनेंगे तो उसके अंदर यूं बाकायदा आएगा, मुकदमा नंबर इतने इतने इतने, ये वाला मुकदमा हाजिर हो, फिर इस मुकदमे में पिछली डेट पे क्या हुआ था, कौन से गवाह प्रस्तुत होते, सब कुछ लिखा जाता है। उस समय दोनों ही नहीं थे, ना तो मुकदमे लिखे जाते थे, ना गवाही का किसी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड लिखा जाता था। मामला आया, फैसला सुनाया, खत्म, बस इतनी। और जब जातीय पंचायत और ग्राम पंचायत आपके मामले सुलझा रही है तो कौन लिखेगा? ये तो नहीं गांव में बैठ के लिखते कि साहब फलान जी ने फलान जी को खेत से आते समय गाली निकाल दी थी, इसलिए फलान जी और फलान जी आज पंचायत के अंदर आए, फलान जी ने देखते हुए कहा था कि नहीं साहब गाली जो निकली थी हमारे सामने, मामला यूं ही सुलझाते थे। फिर वो वर्ण व्यवस्था जो हम एंशिएंट मिडिल में पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको दंड कम मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता। अब हम कह सकते हैं तो बड़ी कमी है। मतलब आप किसी व्यक्ति का जाति देख के, किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देख के दंड निर्धारित करते हो। हाँ, तो कभी कोई पूछे कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या कमी थी, तो कहना कि उस पुरानी न्याय व्यवस्था में क्या कमी थी कि सामाजिक और धार्मिक। इसका मतलब यदि आप सामाजिक और धार्मिक रूप से उच्च हो तो आपको दंड कम मिलेंगे, और यदि उच्च नहीं हो तो आपको दंड ज्यादा मिलेंगे। जैसे आजकल आर्थिक स्थिति को देख के, अब भी तो है, अभी तो व्यवस्था में कमी है। अपने खुद ही कह देते हैं कि साहब फलान जी ने अपराध किया था और ये तो बाहर ही घूम रहे हैं, पैसे हैं साहब, वकील खड़ा कर दिया था इन्होंने मोटा, और हाथों हाथ छुड़वा के लेके आ गए थे, और वो कोई गरीब आदमी। कई बार कई कई लोग तो 20 साल की जेल काट गए, बाद में पता चला इसने अपराध किया ही नहीं था, अपराध ही नहीं किया था, पर चूंकि उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होंगे, या वकील करने का उसको तरीका ही नहीं आया होगा, वो अंदर चलता रहा, छोटा मामला था, तारीख ही नहीं आई होगी, सजा काट गया। फाइनली जब बारी आई तो पता चला इसने तो अपराध किया ही नहीं था, अंदर क्यों रखा, तो रह गए। वो कहा आप पढ़ते हो कि साहब सलमान खान का मुकदमा है तो रात को भी खुल जाए, कोर्ट रात को भी खुल जाएगा, आपका मामला सुन लेगा और कह देगा कि नहीं साहब आपने हिट एंड रन किया था सलमान खान वाला, कि नहीं गाड़ी आप नहीं चला रही थी साहब, गाड़ी को दूसरा चला रहा था। और मुझे लगता है कई साल बाद में हिरण खुद ही कह देगा कि उसने सुसाइड किया था, कि भाई भाई ने नहीं गोली चलाई थी, मैं तो खुद ही तंग आ गया था जीवन से, मैंने सुसाइड कर लिया था। ये भी तो हो सकता है। तो पैसे वाले मामलों में अलग। किसी ने एक मूवी देखी, नो वन किल जेसिका, एक मूवी है, रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी है, रानी मुखर्जी और कौन एक और, नो वन किल जेसिका। आज घर पे जाके देखना, उस मूवी के बारे में आप पढ़ना। जेसिका एक लड़की थी, बार में काम करती थी, दारू पीने के लिए कोई गए, बार का टाइम है मान लो 11 बजे, 11 बजे बार बंद हो रहा है, उन्होंने 11 बजे के बाद जाके उसको कहा कि 2 पैक बना हमारे लिए, उसने कहा सब टाइम क्लोज, तुम बताएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टाइम यही है इसके बाद नहीं बना, गोली मार दी उस लड़की को। मुकदमा दर्ज हुआ, छूट गए दोनों, साफ साफ कैमरों में रिकॉर्डिंग, लोग देख रहे हैं, सब कुछ ही था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। बाद में उस लड़की की शायद बहन जो थी, जेसिका की जो बहन थी, वो बाद में मुकदमा वापस रीओपन करवाती है। पूरे देश से समर्थन मिलता है, भयंकर वाला समर्थन मिलता है पूरे देश से, और पूरे देश में आवाजें उठती है इस प्रकार की, अरे ये तो गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। तो उनको सजा, उनको पकड़ा गया और उन लोगों को सजा हो गई। अभी मैं थोड़े दिन पहले करंट वाले मैटर तैयार कर रहा था, तो वापस पढ़ रहा था, पिछले साल की बात है। तो एक दारू का ब्रांड है जिसको पुरस्कार मिला, तो मैं कोई पुरस्कार वगैरह देख रहा था, तो कोई एक नई आई वाइन आई, उसको पुरस्कार मिला है। जिसको पुरस्कार मिला है वो वही था जिसने मर्डर किया था, वो बाहर आ गया भाई, दारू का धंधा शुरू किया है। इस बार उस वाली दारू को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। अब धीमे से कब बाहर आ गए पता ही नहीं। अब ये का ये तो कोई दूसरा मैटर होता, कोई आदमी यूं चिप जाए तो भाई साहब बाहर आने का तो मतलब ही नहीं निकले। आज व्यवस्था वैसे चेंज हो गई, तो हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस व्यवस्था की कमी ये है। आगे बात समझ, इसकी एक दूसरी कमी, सामंत करते थे न्याय, कई सामंतों के पास में शरण देने का अधिकार था। किसका अधिकार था? असाइलम, कि वो शरण दे सकते थे किसी को। अब मान लो एक कोई अपराधी है, उसने अपराध किया, राजा ने अपनी सेना लगाई पीछे, राजा ने अपनी पुलिस लगाई, पकड़ के लाओ रही अपराधी है, वो भाग के उस सामंत के पास चला गया जिसको शरण देने का अधिकार है, अब वो नहीं पकड़ा जा सकता।
अब उसको नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने विशेष अधिकार पढ़े थे, जैसे ताजीम है, जैसे हाथ कुरुब है, जैसे वैसे एक ये भी होता था कि साहब फलाना जी शरण दे सकते हैं किसी को भी, और फलाना जी ने किसी को शरण दे दी तो फिर उसको कोई भी पकड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि फलाना जी का काम यही था सारे अपराधी यहाँ के बैठ जाओ, पर यदि उन्होंने किसी को दे दी तो फिर उस आदमी को सजा मिलेगी। कमी तो है, भले किसी एक को भी बचाया होगा पर गलती बचा लिया। ये ठीक वैसा है जैसा आजकल अपने कहते हैं कि साहब ये तो फलाने नेताजी का हाथ है इसलिए इस आदमी को पकड़ा नहीं, तो पहले किस किस का हाथ हो सकता है लिख दिया करते थे, इन इनका हाथ हो सकता है, बाकी कोई हाथ नहीं दे सकता। आजकल कोई भी हाथ दे सकता है, लिखो, बच जाते, प्रोटेक्ट कर लिए जाते उन लोगों द्वारा। एक इस व्यवस्था का ये था कि इसमें अब अच्छी बातें क्या थी, ये तो बुरी बातें हो गई, अच्छी बातें क्या थी कि न्याय शीघ्र था और सस्ता था। न्याय शीघ्र था और सस्ता था, फैसला ऑन द स्पॉट। आज उसकी उल्टी बात है, तारीख पर तारीख, है ना। सस्ता था, क्या करना है आपका मैटर हुआ, पंचायत में गए, पंचायत ने हाथों हाथ मामला सुलझा दिया, कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं, कोई कागज पानडे तैयार करने की आवश्यकता नहीं, अगली तारीख पर आने की आवश्यकता नहीं, कोई पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कोई पुलिस को रुपए देने की आवश्यकता नहीं, तो सारा मामला सुलझ जाया करता। न्याय शीघ्र भी था और न्याय क्या था, सस्ता भी था। यहाँ पर खूब सारे पनिशमेंट इस प्रकार के थे कि भाई मान लो मैंने कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, गांव की पंचायत में मामला गया, प्रूव हो गया कि मैंने लड़ाई झगड़ा किया, दो लोगों ने गवाही दे दी, अब फाइनली फैसला आना है मेरे, तो फैसला ये आया कि भाई मेरे को 2 महीने तक गौशाला में जाके गायों की सेवा करनी पड़ेगी। अब मैं सुबह सुबह डेली जाऊं और गौशाला में जो भी काम करके आऊं, तो ये मेरी क्या थी, सजा थी, है ना। या मेरे को ये कह देते भाई तू 2 बोरी चुग्गा कबूतरों को डाल दे, 2 बोरी बाजरी गायों को खिला दे, ऐसी सजा हुआ करती थी। सरल ही हो गया, मैं यदि पैसे वाला आदमी हूं तो मैं 2 बोरी डाल दूंगा, या सजा सुन वहां काम करके आ जाऊंगा वहां पर। तो न्याय क्या हो गया, सॉरी दंड क्या हो गए, सरल हो गए, दंड को ज्यादा कठोर नहीं थे, क्योंकि बाकी देशों के अंदर दंड बड़े कठोर हुआ करते थे। इसलिए यदि आप कभी एक व्यक्ति का पढ़ते हो, मैगस्थनीज, मैगस्थनीज पढ़ते हो, तो मैगस्थनीज और ये जितने फाइयान मैगस्थनीज ये जितने आए थे, ये सब अपनी किताबों में लिख के गए कि भारत में अपराध नहीं होते थे। भारत में अपराध तो होते ही रहे होंगे, सोसाइटी कभी इतनी क्लीन नहीं हो सकती कि कोई अपराध हो ही नहीं, सोसाइटी में अपराध हमेशा से होते रहे। पर इसका मतलब था कि उनको अपने अपराधों के लिए जो दंड दिए गए, उनको देख के लगा कि कोई बड़ा अपराध हुआ, क्योंकि वहां पे मान लो कोई चोरी होती, वहां पे चोरी होती तो क्या अपराध था कि 100 डंडे मारो, 100 कोड़े मारे जाए, तो भाई साहब आदमी को लिटा कर फटे फटे दिया करते, सो आदमी को चिंगाड़ता तो पूरे गांव को पता चलता कि साहब फलाना जी को दंड मिला है। हो सकता है मैक्सनी जब यहाँ पे रहता था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसको कहा गया कि आज एक आदमी ने चोरी कर ली, उसने कहा मजा आ जाएगा, आज फट्टे पड़ेंगे, देखूंगा मैं इनके फट्टे कैसे मारते हैं। और फिर अपने वालों ने पंचायती करेगा, अपराध तो मोटा गया है, सजा बड़ी देनी चाहिए इसको। और जज बैठे, जज ने कहा भाई साहब तू 2 महीने तक गौशाला में सेवा करेगा, सुबह सुबह जाके गायों का गोबर तू डालेगा। मैक्सनीज को बातें बताया, भाई साहब बहुत भयंकर सजा दे दी, 2 महीने तक, सर्दियां और पड़ रही है आजकल तो, और मैक्सनी लगा ठीक मजाक कर रहे हो यार, एक भी डंडा नहीं मारा। तो उसको लगा कि कोई मोटा अपराध हुआ नहीं है, तो उसने लिखा कि भारत में अपराध होते नहीं थे। ऐसी खूब, जैसे दास प्रथा के बारे में, जैसे मैक्सनीजर वो लिखते हैं कि भारत में दास प्रथा थी, पर वैसी नहीं थी जैसी उनके देश में थी। उनके देश में दासों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, अपने वाले यहाँ पर थे कि दासों के साथ इतना बुरा बर्ताव, मुझे लगता है कभी मैक्सनीज किसी के घर पे गया हो, और घर पे जिससे मिलने के लिए गया, घर के मालिक ने कहा मैक्सनीज को, हाँ साहब बैठो बैठो, फिर अपने नौकर का चाय बना के ला, मैक्सन लगा ये है दास, और अब मैं पता लगाऊंगा इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। नौकर 3 चाय बना के लाया, एक मैगस्टनीज की, एक मालिक की अपने है भाई, अपने घर पे कोई काम करने के लिए आता भी है तो अपने चाय नहीं पूछते क्या है, उल्टा खुद ही कहता है लो बना लो, चाय तो बना ही लो। अब चाय लेके बैठा, मैगस्टनीज को लगा अरे यार ये चाय क्यों, इस आदमी क्यों, इतना हो सकता है कि भाई वो सारे कुर्सी पर बैठे और उसको नीचे बिठा दिया। मैक्सनीज और मान लो वो मालिक बात कर रहे हैं आपस में कि ऐसा होता है ऐसा होता है, हो सकता है नौकर ने बीच में बात कर ना साहब ऐसा तो ये थोड़ी होता है, मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। तो उसने बेचारे ने लिखा कि बाद में दास प्रथा होती, मुझे लगा हो सकता है भाई इनके परिवार का सदस्य रहा हो, छोटा इसलिए नीचे बैठ गया होगा, बाकी चाय पी रहा है अपने साथ में, पंचायती वैसी वैसी कर रहा है, उल्टा लास्ट में इसने अपनी बात मनवा ली थी, अपने वाले तो झूठी साबित कर दी थी इसने, तो वैसा का वैसा है। तो दंड कई मामलों में क्या थे, सरल थे, जितने बाकी देशों में थे उतने नहीं थे। हालांकि मध्यकाल आने के बाद में अपने कई दंड बड़े कठोर हुए, जैसे अपने कई दंड हुए अंग भंग, कौन सा है, कान काट लो, इस प्रकार का है। तो अपने आज भी छोटे बच्चों को डराते हैं कि बाहर मत जाना, कान काट लेंगे तेरे, तो पहले कान काट लिया करते थे। फिर आप पढ़ते हो मॉडर्न इंडिया में कॉर्नवालिस कोड, अंग भंग को समाप्त किया गया तथा उसकी जगह कठोर कारावास,
ये कॉर्नवालिस का लाया हुआ चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, कि जेल में ले जाके चक्की पिसवाओ इनसे, वरना अपने वाले कहते वैसा कान काट लो। कॉर्नवालिस आया तब मुझे लगता है कई लोगों के कान नहीं, कई लोगों की आंख नहीं, एक एक लेके घूम रहे हैं। कॉर्नवालिस ये क्या साहब चोरी की थी इसने, तो कान काट लिया। तो बात धीरे धीरे बंद करवाया गया। पर बेसिकली अपने जो राजस्थान में पुरानी व्यवस्था थी उसमें दंड क्या थे, सरल थे, न्याय क्या था, शीघ्र था, और न्याय क्या था, सस्ता था। बोले बढ़ के बात, गोचर की जमीन पे जल्दी से कोई गांव में भी कब्जा नहीं करता। पर अब क्या जी, कलयुग है ना। आजकल लोग कर लेते हैं, है ना। कोई तो मैं अभी भी देखता हूँ, मान लो गांव में कई बार कोई शक्तिशाली परिवार है और वो कब्जा कर गया, या कई बार ये होता है कि कोई बदमाश परिवार होता है जिसे गांव वाले मुंह नहीं लगना चाहते और वो कब्जा कर गया। एक दो बार किसी ने कहा कि भाई गोचर है छोड़ दो, क्यों कब्जा कर रखा है, पर फिर भी अगले ने कहा क्या गोचर हमारी है। लोगों ने लगा मरने दो, नागा आदमी नागे से कौन लड़े जाके, तो मामला रफा दफा हो गया। खुदा ना खास्ता उस परिवार में कोई कैजुअलिटी हो जाए, कैजुअलिटी हो गई कि उनके किसी यंग एज में किसी की डेथ हो गई, उनकी कोई गाड़ी थी वो बिड़ गई कहीं, उनके कोई व्यापार था उसमें घाटा हो गया, भले ही लोग उनके मुंह पे ना कहे, लोग पीछे आज भी बातें करेंगे कि गा की जमीन खा गयो। भगवान ऊपर बेटा सब देखता है भाई साहब, ये करोगे तो आपके साथ ये होना ही था, पाप का फल मिला आपको। इसका मतलब लोग आज भी मानते हैं कि गोचर की जमीन पर कब्जा होना, तो राजा की खालसा छोड़ो आम आदमी भी कब्जा नहीं करता। तो दो प्रकार की भूमि कौन कौन सी बताओ। एक को तो बोलते उन्नाव या पीवल, दूसरे को बोलते बारानी। पीवल देखो, पीवल पीवल मतलब इसमें पानी पीता है, जिसमें सिंचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाए, वो तो कौन सी हो गई, उन्नाव या पीवल। जो केवल वर्षा पर निर्भर हो, राम जी राजी होंगे तो बाजरा हो जाएगा, तब तो कौन सी, बारानी। मेरे खेत में कुआं है, मेरे खेत में तालाब है, मेरे खेत में नहर है, तो वो कौन सी होगी, जिसमें पानी पिए, पानी पीवल, जब तो कौन सी होगी, नाव या पीवल। और जो वर्षा पे निर्भर करती है केवल, वो कौन सी होगी। तो जहां सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाए वो तो कौन सी, उनाव या पीवल। जहां सिंचाई के साधनों का प्रयोग नहीं किया जाए वो। अब बताओ टैक्स ज्यादा किस पे होगा। पहले हमने पढ़ा जमीन कितने प्रकार की, जमीन दो प्रकार की, कृषि भूमि और चरणोता। फिर कृषि भूमि कितने प्रकार की, दो प्रकार, कौन कौन सी। अब तीसरा, जमीन है किसकी। सैद्धांतिक रूप से जमीन किसकी है, जमीन का स्वामी कौन, भूपति। राजा क्या बोलते हैं, भूपति, भू मतलब भूमि, पति मतलब स्वामी। तो सैद्धांतिक रूप से भूमि किसकी है, राजा। राजा ने सामंत को दी, सामंत ने किसको दे दी, किसान को। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली जमीन में खेती कौन करता था, किसान। तो भूमि किसकी मानी जाती, किसान की मानी जाती। तो भू स्वामित्व, लैंड ओनरशिप सैद्धांतिक रूप से किसके मानी जाती, राजा की। व्यवहारिक रूप से किसकी, देखो जमीन को बोलते थे भौम, भौम जागीर, पढ़ा ना, भौम भूमि के लिए लड़ते, वो क्या कहलाते हैं, भौमिया। और टैक्स को बोलते थे भोग। टैक्स को क्या बोलते, राजा को भोग लगा दिया, मतलब राजा को हमने क्या दे दिया, टैक्स। तो जमीन को तो क्या बोलते, भौम, और टैक्स को क्या बोलते। तो जेमस्टोन एक जयपुर के किसान से पूछता है कि जमीन का मालिक कौन है, क्या जमीन के मालिक तुम हो या क्या जमीन का मालिक राजा है। तो उस किसान का रिप्लाई है जो जेमस्टोन अपनी बुक में लिखता है कि जब मैंने जयपुर के किसान से पूछा कि भूमि का मालिक कौन है, तो उसने मुझे कहा कि भौम को धनी मैं छू, भोग को धनी राजा छे। भौम को धनी मैं छू, भोग को धनी, जमीन का मालिक मैं हूं, राजा केवल टैक्स ले सकता है। इसका मतलब जब तक किसान राजा को टैक्स देता रहेगा, राजा उसकी भूमि पर कब्जा करेगा। राजा केवल टैक्स का अधिकारी है, वो जमीन का अधिकारी नहीं है। इसका मतलब व्यवहारिक रूप से भूमि किसकी है, लेकिन सिद्धांततः ये मानते कि पूरा राज्य ही राजा का है, तो भूमि भी किसकी होगी, राजा की। आई बात समझ में। अब सैद्धांतिक रूप से भूमि किसकी, राजा की। व्यवहारिक रूप से किसकी, किसान की। अब किसान कितने प्रकार के होते हैं, अब देखो दाखिला नाम से पता चलता है कि मेरे पास भूमि का पट्टा है, मतलब मेरे पास भूमि के कागज है, उस कागज को क्या बोलते हैं, दाखिला। इसका मतलब मैं उस भूमि में क्या हो सकता हूं, मैं उस भूमि में घुस सकता हूं, जमीन मेरी है, जमीन में दाखिल होने के मेरे पास है अधिकार, यही तो होगा। तो उस भूमि क्या बोलते थे, सॉरी उस पट्टे को क्या बोलते थे, दाखिला। अब मेरे पास जमीन है तो मेरे पास और क्या राइट है उसके, मेरे पास राइट है कि मैं कुआं खुदवा सकता हूँ। जमीन मेरी है तो मैं कुआं खुदवा लूं, उसमें जो खेजड़ी खड़ी है उसका काट सकता हूँ, उसकी लकड़ी ले सकता हूँ, उसके फल फ्रूट जो भी मिलते हैं वो सारे ले सकता हूँ। देखो अब मान लो अकाल पड़ गया है ना, किसान वहां पे खेती करता है, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो मान लो फसल ज्यादा अच्छी होगी नहीं, मतलब ठीक है, मेरी जमीन है उसमें कुआं भी नहीं है मेरे पास, तो उसमें तालाब भी नहीं है, अकाल पड़ गया उसके अंदर, अकाल पड़ गया तो मेरी खेती होगी नहीं, खेती नहीं होगी तो मैं तो भूखा मरूंगा, तो मैं और कोई ना कोई काम करूंगा। मान लो मैंने सोचा कि भाई मेरी जमीन है और मेरे अकाल पड़ गया, मैं मजदूरी करने के लिए जाता हूँ, और वो किसान मजदूरी करने चला गया मालवा, कहाँ चला गया, या बेसिकली अपने पश्चिमी राजस्थान में बड़ा रिवाज था कि जब ये अकाल पड़ते, अपने दो चीज एक साथ थी, खेती और पशुपालन। इसलिए कई साल तक पहले तक अपने दोनों चीजें एक साथ थी, कि मतलब किसान वही माना जाएगा जिसके घर पे पशु है,
और अभी भी है ना, आप जैसे मैं कई बार मुझे लगता है कि यार परंपराएं जल्दी से टूटती भी नहीं है, वो चीजें कैसे चलती रहती है। अब तो फोन आ गए इतने ज्यादा, तो वो बातचीत अब समाप्त हो जाएगी। पहले मान लो रिश्तेदारी में जाते, मान लो मैं मेरी बहन के ससुराल गया, मैं मेरे बुआ के घर पे गया, या कोई रिश्तेदारी में गए, तो उनके पहले दो सवाल हुआ करते थे कि धान की तो गयो, खेती के और दिनों की है। दिनों मतलब पशु, और बाका तो बताते, 3 गाय है, 4 भैंस है, इतनी बकरियां हैं, इतनी भेड़े हैं, खूब सारे हुआ करते थे। तो किसान के दोनों चीजें एक साथ थी, खेती थी और पशुपालन। धीरे धीरे पशुपालन खत्म हुआ, ये लगा कि यार, क्योंकि जब ज्वाइंट फैमिली होती थी उसमें पार पड़ जाती, इतने सारे पशु रख भी लिया करते। फिर जैसे एजुकेशन वाला सेक्टर आया, ज्वाइंट फैमिली थोड़ी टूटने लगी, लोग नौकरियों की तरफ जाने लगे। अब वो जो 100 भेड़े उनको चराए कौन है? पहले तो घर पे एक आदमी, आप दादाजी की पीढ़ी तक देखोगे, एक पर्टिकुलर दादाजी का भाई है जिसका काम भेड़ें चराना ही है। उन्होंने पूरी जिंदगी वही काम किया है। जो बाकी 3 भाई है वो खेत के अंदर लगे हुए हैं। महिलाओं में एक सुबह लगती थी दूध निकालने, 11 बजे तक गायों का काम ही करती थी। तो ये चल जाया करता था तब तक। धीरे धीरे पशुपालन समाप्त हुआ। पशुपालन समाप्त होता, अपने पास में केवल खेती बची है। तो अब आप ज्यादातर देखते हो कि ठीक है, खेती तो है अपने पास, पर पशु इतने ही हैं जितने से घर की पार पड़ जाए। एक गाय रख ली, 2 गाय रख ली, कम से कम अपने लिए हो जाए। पहले जब इतने सारे पशु है कि आपके पास में 400-400 बकरियां हैं, 200-200 भेड़े हैं, और यदि अकाल पड़ गया किसी साल, तो केवल तुम भूखे नहीं मरोगे, पशु भूखे मरेंगे। तो उन पशुओं का क्या इलाज लिया जाए? इसलिए हर दूसरे तीसरे साल था कि जोधपुर साइड से या पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर साइड से पशु लेके मालवा जाते। कहां जाते? मालवा। अब वो एक बार जो पशु लेके निकला है, वो वापस 2-3 साल बाद आता। इधर ये पूरा ये रूट लेते हुए अजमेर से, इधर से टोंक से होते हुए, कोटा बूंदी से होते हुए मालवा के अंदर जाया करते थे। अब वो जब 3 साल बाद में आएगा, तो खेत तो खाली पड़ा उसका। 3 साल तक उसका खेत तो खाली पड़ा है। तो अब तो क्या उसके खेत पे राजा कब्जा कर लेगा? ना। यदि उसके पास भूमि का पट्टा है, और यदि वो अकाल के दिनों में बाहर भी चला गया, यदि वो खेती नहीं करता है, तो भी राजा उसकी भूमि पर कब्जा करेगा? लिखो।